शुरू करते हैं हम अपना आज का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है चीन की जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला यानी ज्यूनो न्यूट्रिनो के बारे में डेटा एकत्र करना शुरू करेगी। तो ज्यूनो न्यूट्रॉन की उत्पत्ति, अन्य कणों के साथ उनकी अंतःक्रिया जैसे रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। न्यूट्रिनो है क्या? तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनमें विद्युत आवेश नहीं होता, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं और इनका द्रव्यमान अन्य मौलिक कणों की तुलना में अत्यंत कम होता है। 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो गति करते समय अलग अलग प्रकारों में रूपांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूट्रिनो दोलन यानी कि न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहा जाता है। इनकी विशेषताएं देखते हैं। इसका स्पिन 1/2 नेट चार्ज न्यूट्रल होता है। ये अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की गति से और सीधे रेखाओं में गमन करते हैं। इनका पता लगाना काफी कठिन होता है क्योंकि ये अन्य पदार्थों या कणों से बहुत कम अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें गोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे कण हैं जिनका द्रव्यमान होता है। ये केवल गुरुत्वाकर्षण और प्रभावहीन बल के माध्यम से ही परस्पर अभिक्रिया करते हैं। अब बात करते हैं ज्यूनो का योगदान और उसका महत्व। यह सूर्य से निर्मुक्त न्यूट्रॉनों का पर्यवेक्षण करने में सक्षम होगा। इससे सौर प्रक्रियाओं की रियल टाइम जानकारी प्राप्त होगी। ये पृथ्वी में यूरेनियम और थोरियम के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा विमुक्त न्यूट्रॉनों का भी अध्ययन कर सकता है। इससे टेक्टोनिक प्लेटों के संचलन के लिए जिम्मेदार मेंटल संवहन को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। यह विस्फोट होते तारों, गामा रे विस्फोट जैसे सबसे ऊर्जावान खगोलीय स्रोतों की जांच करने के लिए जानकारी प्रदान कर सकता है। ज्यूनो नामक एक मिशन को नासा ने 2011 में बृहस्पति का पर्यवेक्षण करने के लिए लॉन्च किया था। अब देखते हैं प्रमुख न्यूट्रिनो वेधशालाएं। तो पहली है इसमें भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला। ये परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। अवस्थिति यह तमिलनाडु के थेनी जिले की बोधि पश्चिम पहाड़ियों में बसे पोट्टीपुरम में निर्माणाधीन है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला यह अपनी तरह का पहला डिटेक्टर है। इसे दक्षिणी ध्रुव की हिमपरत की गहराई से ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य देखते हैं चीन का ट्राइडेंट यानी कि ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का ड्यून डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बात की हमने प्रमुख न्यूट्रिनो वेधशालाओं के विषय में। बात करते हैं किशोरों में सोशल मीडिया की लत के लिए मेटा को अमेरिका में मुकदमों का सामना करना होगा। मेटा यानी फेसबुक की मूल कंपनी और स्नैपचैट जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किशोरों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। किशोरों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग में वृद्धि के मुख्य कारण देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सोशल मीडिया की लत को बढ़ावा देने वाले एल्गोरिदम, यह हैबिट लूप नामक मानव मस्तिष्क के व्यवहार पर आधारित है। इसमें मस्तिष्क कोई रिवॉर्ड पाने या आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है और वैसे ही व्यवहार में संलग्न होता है। नेक्स्ट, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों तक पहुंच में वृद्धि, पारिवारिक संरचना में बदलाव, एकल परिवारों में वृद्धि हो रही है, इसके कारण से इसे बढ़ावा मिल रहा है। कई माता पिता अत्यधिक कार्य बोझ के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, ये भी इसका एक कारण है। सोशल मीडिया की लत से संबंधित जोखिम और चिंताएं, तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी व मनोवैज्ञानिक मुद्दे। इससे कुछ किशोर साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं। चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। बाहरी गतिविधियों में कमी, तो अध्ययन के अनुसार 9 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक समय बिताते हैं। वे इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं और गेम खेलते हैं। अन्य, साइबर स्टॉकिंग का शिकार होना, निष्क्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं सोशल मीडिया की लत पर निगरानी के उपाय। तो सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु तय की जानी चाहिए और उन प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों पर और एप्लीकेशंस को एकीकृत करना चाहिए जो सोशल मीडिया के कारगर उपयोग को बढ़ावा देते हों। अब देखते हैं सोशल मीडिया की लत पर निगरानी के लिए शुरू की गई कुछ पहलें वो कौन सी हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा आयु पर प्रतिबंध, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने स्वयं न्यूनतम आयु 13 वर्ष निर्धारित की है। डिजिटल डी एडिक्शन केंद्र, केरल पुलिस डिजिटल लत वाले 18 वर्ष तक के किशोरों को निःशुल्क परामर्श प्रदान करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2017 में स्कूलों के लिए इंटरनेट के सुरक्षित और संरक्षित उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन को अनिवार्य किया गया है।
ग्राम न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों से वंचित न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकट की गई मुख्य चिंताएं कौन कौन सी हैं, उन पर बात करते हैं। राज्यों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों का गठन अनिवार्य है या नहीं? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। इसमें निश्चितता का अभाव है कि राज्य सरकार को ग्राम न्यायालयों का गठन करना ही होगा। संसाधनों की कमी। पहले से ही मौजूदा न्यायालयों के लिए सीमित संसाधनों का सामना कर रही राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त ग्राम न्यायालयों को वित्त पोषित करना चुनौतीपूर्ण है। उच्चतर न्यायपालिका पर कार्य बोझ का बढ़ना। तो इन ग्राम न्यायालयों का प्राथमिक उद्देश्य जिला और सिविल अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना है, लेकिन इनकी अप्रभावित से उच्चतर न्यायालयों पर बोझ बढ़ सकता है। इससे अंततः हाई कोर्ट्स पर अपील व रिट याचिकाओं का भी बोझ बढ़ेगा। ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताओं पर बात करते हैं। तो गठन इन्हें जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए गठित किया जा सकता है। राज्य सरकार संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है। अधिकार क्षेत्र। यह एक मोबाइल कोर्ट होगा जिसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र होंगे। विवाद समाधान प्रक्रिया। तो विवादों का समाधान सुलह समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकारों यानी कंसिलेटर्स के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं। गौरतलब है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन की स्थिति। प्रारंभिक लक्ष्य लगभग 2500 ग्राम न्यायालयों को गठित करने का था, लेकिन हाल ही में इनमें से 500 से भी कम गठित किए जा सके हैं तथा वर्तमान में पूरे भारत में केवल 314 ही कार्यरत हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने इनके गठन में प्रगति दिखाई है, जबकि उत्तर प्रदेश व बिहार सहित अन्य प्रमुख राज्यों में इनका कार्यान्वयन सीमित या लगभग शून्य रहा है। ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने वाली अन्य कौन सी पहले है? तो ग्राम न्यायालय योजना यानी केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को ग्राम न्यायालय गठित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, बात की ग्राम न्यायालयों के विषय में। हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पराली दहन के खिलाफ पंजाब और हरियाणा द्वारा कार्यवाही न करने पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने पराली दहन में लिप्त किसानों के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल होने वाले राज्यों पर फटकार लगाई। गौरतलब है कि पराली दहन के परिणाम स्वरूप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है। कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 2021 में जारी निर्देशों को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। पराली दहन के विषय में देखते हैं। पराली यानी कि स्टबल या ठूंठ चावल की फसल का सबसे निचला हिस्सा होता है जो कटाई के बाद शेष बचता है। इसे बचे हुए ठूंठ को आग लगाने की प्रथा को पराली दहन कहा जाता है। इस विधि का उपयोग आमतौर पर सितंबर और नवंबर माह के बीच किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से उन खेतों में किया जाता है जहां कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यह गेहूं की बुवाई से पहले धान के अवशेषों को शीघ्रता से साफ करने हेतु किया जाता है। मुख्य कारण है धान की फसल की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच कम समय उपलब्ध होना, और कटाई के मौसम के बाद खेत को साफ करने के लिए पराली दहन को सबसे सस्ता तरीका माना जाता है। पराली दहन के प्रभाव देखते हैं। तो यह प्रमुख वायु प्रदूषकों जैसे PM10, PM2.5, NOx आदि का स्रोत है। साथ ही इससे गंभीर मानव स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान मिलता है। इसके कारण फसल के बचे हुए भाग के पोषक तत्व वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और मृदा उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं पराली प्रबंधन रणनीतियां। तो अवशेषों को मृदा में मिलाया जा सकता है। इससे मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार होगा तथा मृदा के पोषक तत्वों की भरपाई होगी। कृषि अवशेषों का पशुओं के लिए चारे तथा पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। इससे ब्राउन ऑयल, बायो इथेनॉल और बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। पराली दहन को रोकने के लिए शुरू की गई पहली है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका कार्य दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, और गठन इसका वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत किया गया। नेक्स्ट है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान।
यानी इसे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में तैयार किया गया है और ये तब सक्रिय किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI खराब स्तर पर पहुंच जाता है। अन्य है, सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी को खरीदने की लागत को कम करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो ये बात हुई हमारी पराली दहन के विषय में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन शीर्षक से एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की। IUCN की इस फ्लैगशिप रिपोर्ट में कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। जैव विविधता पर कृषि का प्रभाव, तो देखते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो कृषि सीधे तौर पर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल 34% प्रजातियों को खतरे में डालती है। कृषि से होने वाले प्रत्यक्ष खतरों में प्राकृतिक पर्यावासों को फसल, चारागाह, वृक्षारोपण और सिंचित भूमियों में बदलना शामिल है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश, पोषक तत्वों के भार, मृदा अपरदन, कृषि रसायन और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं इसका सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। IUCN की लाल सूची में शामिल लगभग 17% प्रजातियों के पर्यावास के रूप में कृषि भूमि को दर्ज किया गया है। कृषि पर जैव विविधता का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित 2 मुख्य श्रेणियों के माध्यम से कृषि में सहायता प्रदान करता है। पहली है प्रोविजनिंग संबंधी सेवाएं यानी बायोमास और आनुवांशिक पदार्थ का उत्पादन, तथा दूसरी है विनियमन और रखरखाव सेवाएं यानी जलवायु विनियमन, तलछट प्रतिधारण, पोषक चक्रण, जल प्रवाह विनियमन, परागण आदि। अब देखते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। पारिस्थितिकी तंत्र की हानि जैसे फसल हानि, कीट और रोगजनकों का प्रकोप आदि। कृषि को संरक्षण कार्यों के साथ जोड़ने के लिए की गई सिफारिशें कौन सी हैं वो देखते हैं। पहली है कृषिगत संधारणीयता यानी उन स्थानों और प्रजातियों की सुरक्षा की जानी चाहिए जो कृषि के साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते और खाद्य सुरक्षा या आर्थिक उत्पादन को कमजोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि के लिए जलवायु, मृदा या जल की प्राकृतिक स्थिति जैसी पारिस्थितिकी तंत्र आधारित सेवाओं को बनाए रखना चाहिए। देखते हैं कृषि और आर्थिक नीतियों को जीवंत प्रकृति के संरक्षण के साथ जोड़ना। वैश्विक स्तर पर कृषि सब्सिडी में ग्रीन सब्सिडी की 5% से भी कम हिस्सेदारी है। खाद्य नीति में सुधार, भोजन की बर्बादी को कम करने और मांस के उपभोग को कम करने की दिशा में सकारात्मक आहार संबंधी परिवर्तन को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने रिप्रोडक्शन के लिए मृत व्यक्ति के क्रायो प्रिजर्व्ड सीमेन के उपयोग को मंजूरी दी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 60 वर्षीय दंपत्ति को सरोगेसी के उद्देश्य से उनके मृत पुत्र के फ्रोजन स्पर्म का उपयोग करने का अधिकार प्रदान किया। इस निर्णय से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं वो देखते हैं। भारतीय कानून के तहत यदि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी द्वारा मृत्यु से पूर्व दी गई सहमति के आधार पर उसके फ्रोजन शुक्राणु अंडाणु का उसकी मृत्यु के बाद यानी मरणोपरांत रिप्रोडक्शन यानी पोस्ट्यूमस रिप्रोडक्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है। मरणोपरांत रिप्रोडक्शन ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या दोनों जैविक माता पिता की मृत्यु के बाद असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से गर्भधारण करवाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे मामले में गर्भधारण के लिए मृत व्यक्ति के क्रायोप्रिजर्व्ड गैमेट युग्मक का उपयोग किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि स्पर्म का सैंपल या ओवम डिम्ब का सैंपल संबंधित व्यक्ति के बायोलॉजिकल मटेरियल का हिस्सा होता है, इसलिए वह एक प्रकार की संपत्ति बन जाता है। अतः संबंधित व्यक्ति का कानूनी रूप से उत्तराधिकारी इसे हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के विषय में देखते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के तहत मानव शरीर के बाहर शुक्राणु द्वारा अंडाणु को निषेचित किया जाता है तथा युग्मक या भ्रूण को महिला की रिप्रोडक्शन प्रणाली में स्थानांतरित करके गर्भधारण को संभव करने का प्रयास किया जाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के तहत निम्नलिखित अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सैरोगेसी, गैमेट क्रायोप्रिजर्वेशन, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर आदि। भारत में ART से संबंधित कानून तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विनियमन अधिनियम 2021। इसका उद्देश्य ART क्लिनिकों व ART संबंधों बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, ART से जुड़ी सेवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम करना तथा उनका सुरक्षित एवं नैतिक व्यवसाय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है सैरोगेसी अधिनियम 2021। यह वाणिज्यिक सैरोगेसी को प्रतिबंधित और दंडित करता है तथा केवल लोकोपकारी सैरोगेसी को ही अनुमति देता है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी अगली न्यूज।
अब देखते हैं मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है। तो ये प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता सिंगापुर में आयोजित की गई है। इसके विषय में देखते हैं। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को आधिकारिक कूटनीति भी कहते हैं। इसके तहत सरकारों के बीच सीधे औपचारिक और आधिकारिक वार्ताएं होती हैं। ये औपचारिक वार्ताएं राजनयिकों, राष्ट्राध्यक्षों और अन्य आधिकारिक प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। डिप्लोमेसी के अन्य ट्रैक, तो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, इसमें सरकारी प्रतिनिधि और गैर सरकारी विशेषज्ञ जैसे शिक्षाविद, थिंक टैंक के सदस्य, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि औपचारिक ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में से कम औपचारिक ढंग से वार्ताएं और बैठकें करते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। यह सरकारी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना गैर सरकारी विशेषज्ञों के बीच वार्ता के लिए एक अनौपचारिक माध्यम होता है। 1993 ओस्लो समझौता ट्रैक 1 वार्ता में शामिल होने से पहले अनौपचारिक ट्रैक 2 चर्चाओं से विकसित हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी सारथी। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली ने सोलर असिस्टेड रीफर ट्रांसपोर्टेशन विद हाइब्रिड कंट्रोल्स एंड इंटेलिजेंस यानी सारथी सिस्टम का अनावरण किया। इसके विषय में देखते हैं। उद्देश्य है इससे फसल कटाई के बाद शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन में होने वाले नुकसान को कम करना। सारथी कंटेनर्स फलों और सब्जियों के इष्टतम भंडारण के लिए दोहरे कंपार्टमेंट्स प्रदान करेगा। इन दोहरे कंपार्टमेंट्स में तापमान और आर्द्रता की आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। अब देखते हैं मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है। तो ये प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता सिंगापुर में आयोजित की गई है। इसके विषय में देखते हैं। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को आधिकारिक कूटनीति भी कहते हैं। इसके तहत सरकारों के बीच सीधे औपचारिक और आधिकारिक वार्ताएं होती हैं। ये औपचारिक वार्ताएं राजनयिकों, राष्ट्राध्यक्षों और अन्य आधिकारिक प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। डिप्लोमेसी के अन्य ट्रैक, तो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, इसमें सरकारी प्रतिनिधि और गैर सरकारी विशेषज्ञ जैसे शिक्षाविद, थिंक टैंक के सदस्य, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि औपचारिक ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में से कम औपचारिक ढंग से वार्ताएं और बैठकें करते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। यह सरकारी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना गैर सरकारी विशेषज्ञों के बीच वार्ता के लिए एक अनौपचारिक माध्यम होता है। 1993 ओस्लो समझौता ट्रैक 1 वार्ता में शामिल होने से पहले अनौपचारिक ट्रैक 2 चर्चाओं से विकसित हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी सारथी। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली ने सोलर असिस्टेड रीफर ट्रांसपोर्टेशन विद हाइब्रिड कंट्रोल्स एंड इंटेलिजेंस यानी सारथी सिस्टम का अनावरण किया। इसके विषय में देखते हैं। उद्देश्य है इससे फसल कटाई के बाद शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन में होने वाले नुकसान को कम करना। सारथी कंटेनर्स फलों और सब्जियों के इष्टतम भंडारण के लिए दोहरे कंपार्टमेंट्स प्रदान करेगा। इन दोहरे कंपार्टमेंट्स में तापमान और आर्द्रता की आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। इसके तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग तकनीक को एकीकृत किया गया है। सेंसर्स द्वारा तापमान, आर्द्रता, एथिलीन और CO2 के स्तर का मापन किया जाएगा तथा इसका डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए मोबाइल ऐप पर भेजा जाएगा। ये विशेषताएं ट्रांसपोर्ट को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। साथ ही यदि उत्पाद के खराब होने का पता चलता है तो उन्हें निकटतम बाजारों में भेजने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। अब इसी के साथ देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ जो है 5i अलायंस। 5i अलायंस के सदस्य यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ उत्पन्न राजनयिक संकट में कनाडा को समर्थन किया। 5i अलायंस है क्या, अब इसके विषय में देखते हैं। तो ये बहुपक्षीय खुफिया जानकारी साझाकरण नेटवर्क है। इसमें 5 अंग्रेजी भाषी देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की 20 से अधिक अलग अलग एजेंसियां शामिल हैं और यह सर्विलांस बेस्ड और सिग्नल्स इंटेलिजेंस दोनों पर आधारित है। अब देखते हैं हेलफायर मिसाइल, यानी भारत ने 170 AGM 114 और हेलफायर मिसाइलें खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके विषय में देखते हैं। तो यह कम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 7 से 11 किलोमीटर है। यह सटीक प्रहार करने वाली सेमी एक्टिव लेजर द्वारा निर्देशित होने वाली मिसाइल है। यह अपने मल्टीपर्पज वारहेड्स की मदद से दुश्मन के एयर डिफेंस, गश्ती नौकाओं, कवच, दुश्मन लड़ाकों आदि सहित व्यापक श्रेणी के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। इसे विमान यानी मानव रहित हवाई वाहनों आदि सहित अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। बात करते हैं समर्थ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना। तो हाल ही में सरकार ने समर्थ योजना को 2 वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 और 2025 से 26 की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
इस अवसर पर सरकार ने 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपए व्यय करने का निर्णय लिया है। समर्थ समर्थ यानी वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के विषय में देखते हैं तो नोडल मंत्रालय है इसका वस्त्र मंत्रालय। उद्देश्य है संगठित वस्त्र एवं संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना। यह योजना खासकर कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए तैयार की गई है। यह एक मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है। उपलब्धि क्या है? योजना के तहत अब तक 3.27 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से 2.6 लाख यानी 79.5% को रोजगार मिला है। अब देखते हैं इसमें महिलाओं के रोजगार पर विशेष बल दिया जा रहा है। अब तक 2.89 लाख यानी 88.3% महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब देखते हैं काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य से गुजरने वाले प्रमुख सड़क खंडों को मंजूरी दे दी है। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य के विषय में देखते हैं। अवस्थिति है इसकी ये लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम पर्वतमाला के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला उत्तरी पश्चिम हिमालय का हिस्सा है। सीमाएं इस अभयारण्य के उत्तर और पश्चिम में क्रमशः चीन व पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। भूगोल अधिकांश भाग अर्धशुष्क है जिसमें शीत मरुस्थल और विशाल हिमनद मौजूद है। नदियां नुब्रा और श्योक। जीव जंतु हिम तेंदुआ, यूरेशियन लिंक्स, हिमालय भेड़िया, तिब्बती मृग आदि। बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 के विषय में। तो एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 जारी किया। आउटलुक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो भू राजनीतिक तनाव और विखंडन ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष प्रमुख जोखिम है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तेल और LNG आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा होर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। यह जलडमरू मध्य पूर्व में एक समुद्री चौक पॉइंट है। नेक्स्ट है स्वच्छ ऊर्जा अभूतपूर्व दर से ऊर्जा प्रणाली में शामिल हो रही है और 2023 में 560 गीगावाट से अधिक की नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जुड़ी है। 2030 से पहले दुनिया की आधी से अधिक बिजली कम उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से उत्पन्न होगी। बात हुई ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 के विषय में। बात करते हैं हैंड इन हैंड या पहल के विषय में। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 2024 में हैंड इन हैंड निवेश फोरम का उद्घाटन किया। इस पहल के विषय में देखते हैं। ये FAO ने 2019 में शुरू किया था और यह गरीबी उन्मूलन SDG 1 भुखमरी एवं कुपोषण को समाप्त करने SDG 2 और असमानताओं को कम करने SDG 10 के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन को गति देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। यह उन्नत भूस्थानिक मॉडलिंग और एनालिटिक्स के साथ साथ एक मजबूत साझेदारी निर्माण अप्रोच का उपयोग भी करती है। हस्तक्षेप के क्षेत्र देखते हैं तो प्राथमिकता वाली जिंसों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं का विकास, कृषि उद्योगों का निर्माण आदि। सदस्य इसके 72 देश, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अल्जीरिया के विषय में। राजधानी है इसकी अल्जीयर्स। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया की यात्रा की। भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं तो ये उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में स्थित है। मागरेब क्षेत्र में मूलतः एटलस पर्वतमाला तथा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया के तटीय मैदान शामिल है। सीमाएं इसकी पूर्व में ट्यूनीशिया और लीबिया, दक्षिण में नाइजर, माली और मॉरिटानिया, पश्चिम में मोरक्को और पश्चिम सहारा तथा उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। इसके भौगोलिक विशेषताएं क्या है? तो प्रमुख नदियों की बात की जाए तो शाल्फ नदी और जेडी नदी है। सबसे ऊंचा स्थान माउंट ताहात है और जलवायु इसकी भूमध्य सागरीय जलवायु है। गर्म व शुष्क ग्रीष्मकाल और मध्य व वर्षा के साथ शीत ऋतु। ठीक है, बात हुई अल्जीरिया के विषय में। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।